बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लीगल फोरम में आप सबको खुश आमदीद। आज की इस वीडियो में हमने माइनर एक्ट के जो स्टैम्प एक्ट है उसके कुछ सेक्शंस, डेफिनेशंस उसको डिस्कस करना है। इस वीडियो जो आज मैं बना रहा हूँ ये कुछ दोस्तों ने रिक्वेस्ट की कि माइनर एक्ट के स्टैम्प एक्ट के ऊपर कुछ वीडियोस बनाई जाएँ। कुछ सिलेक्टिव टॉपिक्स हैं जो उनके एग्ज़ाम्स में आने हैं, तो ये वीडियो सिर्फ़ और सिर्फ एग्ज़ाम बेस्ड है जो कि आपको आपके एग्ज़ाम में हेल्प कर सकती है। इस वीडियो में हमने कुछ डेफिनेशंस, उसके अलावा सेक्शन 10 ऑफ द स्टैम्प एक्ट, सेक्शन 11 ऑफ द स्टैम्प एक्ट और उसके अलावा जब इंस्ट्रूमेंट्स विच आर नॉट यूज्ड एज एविडेंस वो कौन कौन से होते हैं, या जो एडमिसिबल नहीं होते एज एविडेंस तो वो कौन से इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, वो आज हमने इस वीडियो में डिस्कस करने हैं। सो बेसिकली इसमें हमने क्वेश्चंस डिस्कस करने हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन होगा वो डेफिनेशन के ऊपर बेस्ड होगा और दूसरा क्वेश्चन जो होगा वो एडेसिव स्टैम्प्स के ऊपर होगा कि एडेसिव स्टैम्प हम कब यूज़ कर सकते हैं और कब वो कैंसिल होते हैं। और तीसरा जो क्वेश्चन होगा वो ये होगा कि जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो कब एडमिसिबल होते हैं एज आ एविडेंस और कब वो एडमिसिबल नहीं होते एज आ एविडेंस। सो हमारी वीडियो इन्हीं तीन टॉपिक्स पे, इन्हीं तीन क्वेश्चंस पे रिवॉल्व करेगी। उसकी सबसे पहले हमने बिल ऑफ एक्सचेंज को डिस्कस करना है। बिल ऑफ एक्सचेंज को बहुत सारी जगहों पर डिफ़ाइन किया गया है। स्टैम्प एक्ट में भी बिल ऑफ एक्सचेंज का जिक्र आया है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट उसमें भी इसको डिफ़ाइन किया गया है। अब मैं आपको बताऊंगा कि बिल ऑफ एक्सचेंज का जो एक जनरल ओवरव्यू वो क्या होता है। उसके अलावा आपने स्टैम्प एक्ट और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में से इसकी डेफिनेशन देख लेनी है, तो इंशाल्लाह उसके बाद आपको उसमें कोई एम्बिग्यूटी नहीं रहेगी। तो चलते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज की डेफिनेशन की तरफ। बिल ऑफ एक्सचेंज बेसिकली होता क्या है। बिल ऑफ एक्सचेंज में आप ये करते हैं, किसी बंदे को आप अपॉइंट करते हैं, एक बंदा होता है उस किसी और बंदे को अपॉइंट करता है कि उसने वो पैसे पे करने होते हैं किसी तीसरे बंदे को, या जिस बंदे को हमने पे करने होते हैं हम वो उसको डॉक्यूमेंट पकड़ाते हैं, हम उसको कहते हैं ये डॉक्यूमेंट जाकर उस बंदे को दिखाना, वो आप क्या कर देगा, आपको आपके पैसे दे देगा। तो ये होता है बिल ऑफ एक्सचेंज, सिंपल इन द लैंग्वेज ऑफ द लेमैन। आम बंदे की ज़ुबान में अगर बोलें तो ये होता है बिल ऑफ एक्सचेंज। अब हम इसकी प्रॉपर जो डेफिनेशन है उसको देखते हैं। इसकी प्रॉपर डेफिनेशन वो कहती है एन अनकंडीशनल ऑर्डर। कौन सा ऑर्डर? अनकंडीशनल ऑर्डर होना चाहिए, कंडीशनल ऑर्डर नहीं होना चाहिए, ठीक है, अनकंडीशनल ऑर्डर होना चाहिए। अब यहाँ पे कंडीशनल का मतलब क्या होगा, उसको कोई शर्त वगैरह नहीं लगाएंगे, अगर ये होगा तब आपको वो पैसे देगा, अगर ये हो जाएगा तब आपको ये अमाउंट मिलेगा। और कौन सा ऑर्डर होगा? अनकंडीशनल ऑर्डर इन राइटिंग एड्रेस्ड बाय वन पर्सन टू अनदर पर्सन, जिसमें वो एड्रेस एक बंदा करता है दूसरे बंदे को, साइंड बाय पर्सन गिविंग इट, जो बंदा दे रहा होता है वो उसको साइन करता है। रिक्वायरिंग द पर्सन टू होम इट इज़ एड्रेस्ड, अब उस बंदे से रिक्वायर कर रहा होता है, उससे ये उसके ऊपर ये रिक्वायरमेंट रख रहा होता है, जिस बंदे को एड्रेस कर रहा होता है उसके ऊपर ये रिक्वायरमेंट रख रहा होता है कि ये आपने अमाउंट पे करना है। टू पे एनी अमाउंट ऑन डिमांड और एट अ फिक्स और डिटर्मिनेबल फ्यूचर टाइम। या और डिमांड का मतलब क्या होता है, हमने बैंकिंग लॉ में पढ़ा था डिमांड के ऊपर, जो हमने जब भी आपको पैसे चाहिए होते हैं आप जाके तलब करते हैं तो उसे बोलते हैं ऑन डिमांड। जैसे हमारे करंट अकाउंट्स होते हैं और दूसरे होते हैं सेविंग अकाउंट्स, वो उसका फिर अलग से कॉन्सेप्ट होता है जो मतलब आपको उसमें कुछ टाइम देते हैं। दूसरी चीज़ क्या है? एट अ फिक्स टाइम और फिक्स्ड और डिटर्मिनेबल फ्यूचर टाइम। तो आप किसी फ्यूचर टाइम में या किसी फिक्स डेट पे जाके उससे वो क्या कहते हैं, आपके पास जो डॉक्यूमेंट होता है वो आप उस बंदे को दिखाते हैं कि ये देखें इस बंदे ने आपके लिए कहा था कि आप इस पर आपका नाम लिखा हुआ है, इस बंदे ने डायरेक्ट किया था कि आपसे रिक्वेस्ट की थी या आपको उसने ऑर्डर दिया था कि आपने ये मेरे पैसे पे करने हैं, आपने मुझे ये अमाउंट पे करना है। तो ये वो डेट आप पहुँची है, अब जो डॉक्यूमेंट है वो मैच्योर हो चुका है। अब मैच्योर कब होता है? जब वो एग्जीक्यूशन के लिए काबिल बन जाए और वो डॉक्यूमेंट मैच्योरिटी को पहुँच चुका है, तो आप लिहाजा मुझे ये मेरा अमाउंट दे दें। फ्यूचर टाइम अ सर्टेन सम इन मनी टू आर स्पेसिफाइड पर्सन आर टू बियरर। और स्पेसिफाइड पर्सन जो बंदा जिसके लिए स्पेसिफाई किया गया है कि आपने इस बंदे को पे करना है पैसे, या जिसने बियरर किसे बोलते हैं, जिसके पास वो बिल ऑफ एक्सचेंज जो होल्ड कर रहा है, जिसके कब्जे में है, उसी क्या बोलते हैं? बियरर को बोलते हैं। या ऐसे बंदे को हमने पे करना है जिसके लिए स्पेसिफाई किया गया है, या उस बंदे को हमने पे करना है जिसके हाथ में वो क्या है? डॉक्यूमेंट्स है, बिल ऑफ एक्सचेंज का डॉक्यूमेंट है, इंस्ट्रूमेंट है, तो उसको हमने क्या करना है? वो अमाउंट पे करना है। अब एक बंदा रिक्वायर करता है, एड्रेस करता है दूसरे बंदे को इस चीज़ के लिए कि उसने तीसरे बंदे को क्या करना है, उसके बिहाफ पे कुछ पैसे देने हैं, कुछ अमाउंट पे करना है। वो ऑन डिमांड भी हो सकता है अमाउंट पेमेंट,
और वो एट द फ्यूचर टाइम भी हो सकता है या कोई फिक्स डेट भी हो सकती है। अब यहाँ पे इसमें जो पार्टीज़ हैं बिल ऑफ एक्सचेंज में, वो 3 किस्म की पार्टीज़ हैं। सबसे पहले जो पार्टी है वो कौन सी है? ड्रार, ड्राई एंड पेई। अब जो ड्रार होता है, मेकर ऑफ बिल, जो बिल को लिखता है, बनाता है, राइट करता है बिल को, उसको साइन करता है, वो कौन होता है? मतलब जो बंदा जो किसी और बंदे को मतलब ऑर्डर दे रहा है, तो जो लिख रहा है, जो खुद से उसके ऊपर फिर साइन करेगा, तो उसे क्या कहते हैं? ड्रार ऑफ द बिल। जो बिल का लिखने वाला है, जो बिल को जो ऑर्डर पास करने वाला है, उसे हमें कहते हैं ड्रार कहते हैं, ठीक है। जो वो बिल ऑफ एक्सचेंज का इंस्ट्रूमेंट क्या कर रहा है? लिख रहा होता है। और जिसके नाम पे लिख रहा होता है ड्राई, उसको हम कहते हैं ड्राई कहते हैं, जिसके नाम के ऊपर वो लिख रहा है। और पेई कौन है? जो जिसने वो डॉक्यूमेंट अपने पास होल्ड किया हुआ है, जो बियरर है, उसको हम पेई बोलते हैं। अब पेई वो होगा जिसको हमने पैसे पे करने हैं, तो वो बंदा भी हो सकता है, हमने जिस उस डॉक्यूमेंट में जिसको स्पेसिफाई करता है कि आपने इस बंदे को पे करना है या उस बंदे को पे करना है जिसके पास ये डॉक्यूमेंट होगा, ठीक है। तो इसे क्या कहते हैं हम? ये 3 पार्टीज हैं किसमें? बिल ऑफ एक्सचेंज में। अब यहाँ पे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में इसकी मज़ीद डेफिनेशन बताई गई है। और सेक्शन जो डेफिनेशन क्लॉज है स्टैम्प एक्ट का, डेफिनेशन क्लॉज जो सेक्शन 2 है, उसकी जो डेफिनेशन नंबर 2, डेफिनेशन क्लॉज सेक्शन 2 का सब सेक्शन 2, वो आपको डेफिनेशन बताता है इसकी बिल ऑफ एक्सचेंज की। और वो ये कहता है कि बिल ऑफ एक्सचेंज की डेफिनेशन वही है जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में दी गई है। और उसमें हुंडी होती है, वो भी उसमें इंक्लूडेड है। जैसे फॉरेन वगैरह से कोई बंदा पैसे वगैरह भेजता है, जमा होता है। अच्छा, उसके अलावा स्टैम्प एक्ट से भी हम डेफिनेशन देखनी है, और वो क्या क्या चीज़ें कहती है, वो स्टैम्प एक्ट की डेफिनेशन, उसमें आपको सारी चीज़ें समझ आ जाएगी। तो सबसे पहले ये एक बिल ऑफ एक्सचेंज की बेसिक डेफिनेशन थी, जिसको डिफाइन किया गया है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में, और उसके साथ साथ स्टैम्प एक्ट में। स्टैम्प एक्ट भी यही कहता है कि ये जो बिल ऑफ एक्सचेंज की डेफिनेशन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बताई गई है, वही यहाँ पे एप्लीकेबल होगी। अब ये सिंपल था बिल ऑफ एक्सचेंज के बारे में। अब जिस तरीके से मैंने आपको बिल ऑफ एक्सचेंज के बारे में एक सिंपल और प्रिसाइज आपको एक डेफिनेशन मैंने प्रोवाइड की है, इंशाल्लाह आप जब पढ़ेंगे इसको नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में से, तो इंशाल्लाह आपकी कोई एम्बिग्यूटी वगैरह नहीं रहेगी। और इसके साथ आपने स्टैम्प एक्ट में जो इसकी डेफिनेशन प्रोवाइड की गई है, उसको भी आपने देखना है। अब जो सेकंड हमारा डेफिनेशन है वो है प्रॉमिसरी नोट की। प्रॉमिसरी नोट में बंदा प्रॉमिस करता है, पे करने क्या करता है? प्रॉमिस करता है। अब इसकी जो डेफिनेशन है, इट इज़ अ लीगल फाइनेंशियल टूल डिक्लेयर्ड बाय अ पार्टी, क्या कहता है? एक पार्टी डिक्लेयर कर रही होती है, प्रोमिसिंग एन अदर पार्टी टू पे द डेट ऑन अ पर्टिकुलर डे, कि मैं आपका ये कर्ज पे कर दूँ। वो पार्टी क्या कहती है कि मैं आपके ये कर्ज को पे कर दूंगी ऑन अ पर्टिकुलर डे, उस पर्टिकुलर डे पे, फिक्स डे पे। अब ये जो प्रॉमिसरी नोट है, ये क्या होना चाहिए? रिटन एग्रीमेंट होना चाहिए। रिटन एग्रीमेंट साइंड बाय द ड्रार, अब वही ड्रार जो मतलब उसका मेकर है, विद अ प्रॉमिस टू पे द मनी ऑन अ स्पेसिफिक डेट आर व्हेन डिमांडेड। अब उसकी फिर हो सकता है कि वो प्रॉमिसरी नोट आप कहते हैं कि इस डेट पे आप आके मुझसे पैसे ले सकते हैं, या क्या करते हैं? व्हेन डिमांडेड, जब भी आप डिमांड करेंगे मैं आपको ये पैसे पे कर दूंगा। तो 2 किस्म के 2 उसमें कंडीशंस हो सकती हैं, या 2 ये वहाँ पे सिचुएशंस हो सकती हैं कि या पैसे आप किसी फिक्स डेट पे जाकर उनसे लेंगे, या व्हेन डिमांड, जब भी आपका दिल करेगा, जब भी आपको ज़रूरत होगी पैसों की, आप तब भी उसी टाइम जाके उस टाइम जाके आपसे वो पैसे तलब कर सकते हैं, वो डेट अपना रिकवर कर सकते हैं वहाँ से। अब यहाँ पे जो पार्टीज़ हैं वो सेम पार्टीज़ हैं जो बिल ऑफ एक्सचेंज में है, ड्रार, ड्राई एंड द पेई। ड्रार बनाने वाला, ड्राई जिसके नाम पे बनाया जा रहा है, और फिर पेई जिसको हमने पैसे पे करने हैं। अब ये यहाँ पे वही बात है, मैच्योरिटी ऑफ द प्रॉमिसरी नोट। मैच्योरिटी ऑफ द प्रॉमिसरी नोट या मैच्योरिटी ऑफ एनी इंस्ट्रूमेंट कब होती है पे करने के लिए? जब वो टाइम आके पहुँचता है। फॉर सपोज अगर इसने 2025 में किसी को कोई पैसे पे करने हैं, तो 2025 में क्या बन जाएगा? मैच्योर बन जाएगा। अब उससे पहले क्या है? वो मैच्योर नहीं है। अब जो इसके प्रॉमिसरी नोट के फीचर्स हैं, वो फीचर्स क्या हैं? वो प्रिंटेड एंड रिटन होना चाहिए। ओरल कोई भी प्रॉमिसरी नोट नहीं होता, और प्रॉमिसरी नोट क्या होते हैं? हमेशा रिटन होते हैं। उसके अलावा पे कितना करना है, जो अमाउंट आपने पे करना है वो डिफाइन होना चाहिए। और साइन डॉक्यूमेंट साइन होना चाहिए, स्टैम्प होना चाहिए, ड्यूली साइन होना चाहिए, ड्यूली स्टैम्प होना चाहिए। अनकंडीशनल प्रॉमिस होना चाहिए, जैसे कि मैंने उसमें क्या अनकंडीशनल ऑर्डर था, और इसमें भी अनकंडीशनल प्रॉमिस होगा कि ये होगा तो फिर मैं आपको ये पैसे दूंगा या आपका डेट क्लियर करूँगा, ऐसा कोई चीज़ नहीं होगी। लीगल कंपोजिशन क्या मुराद है कि नेशनल, जो मतलब वहाँ पे कोई चीज़ मतलब आपकी लीगल हो। फॉर सपोज कि मैंने आपको ये जो पैसे देने हैं
वो जो हमारे नेशन जहाँ पे आप रहते हैं, जिस नेशन के जो नेशनल आपकी हैं करेंसी है, उसमें आपको पे करना है। फॉर सपोज अगर पाकिस्तान में तो पाकिस्तानी रुपये में पे करेगा। और डिटेल्ड इन्फो होगी कि किस टाइम पे करना है, कैसे पे करना है, और कौन पे करेगा, किसको पे करेगा, ये सारी की सारी चीज़ें उसमें डिफाइंड होंगी। डिटेल उसकी इन्फॉर्मेशन होगी एंड द एंड। अब उसका जो मैंने आप यहाँ पे फॉर्मेट है वो मैंने आपके यहाँ पे साइड में लगाया हुआ है, और फॉर्मेट आप देख सकते हैं कि इसका क्या फॉर्मेट है प्रॉमिसरी नोट का। और उसके अलावा स्टैम्प एक्ट की डेफिनेशन नंबर 22 वो आप बताती है प्रॉमिसरी नोट्स के बारे में, तो वो आपसे वहाँ से देख लें तो इंशाल्लाह ये चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। और उसके अलावा ये स्टैम्प एक्ट जो प्रॉमिसरी नोट का भी जो डेफिनेशन है वो कहाँ से इस स्टैम्प एक्ट में ली गई है, वो ली गई है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट से। अब जो डेफिनेशन नेक्स्ट डेफिनेशन है वो है ड्यूली स्टैम्प्ड, डेफिनेशन नंबर 11 ऑफ द डेफिनेशन क्लॉज ऑफ द स्टैम्प एक्ट। अब डेफिनेशन क्लास कौन सा होता है? अक्सर सेक्शन 2 होता है। हर एक्ट का जो सेक्शन क्लास 2 होता है वो क्या होता है? अक्सर डेफिनेशन क्लास होता है। अब यहाँ पे जो डेफिनेशन 11 है वो है ड्यूली स्टैम्प्ड। अब ड्यूली स्टैम्प का मतलब क्या है? ड्यूली स्टैम्प का मतलब ये है कि अगर मैं आपको बताऊँ कि आपने उसके ऊपर ड्यूटी जो लगनी थी वो पे की, उसके ऊपर इम्प्रेसिव एडेसिव स्टैम्प जो लगना था, जो लगा हुआ है, वो आपने उसमें प्रॉपर आपने लगवाया है, और उसको आपने यूज़ किया है या उसको आपने एग्जीक्यूट किया है एज अकॉर्डिंग टू द लॉ, जो टाइम बिंग वो इन्फोर्स लॉ है, तो उसके मुताबिक आपने उसको इन्फोर्स करवाया है, उसको एग्जीक्यूट किया है, तो उसे हम क्या कहते हैं? ड्यूली स्टैम्प। अब ड्यूली स्टैम्प का मतलब क्या होता है कि आपने उस चीज़ को क्या किया है, प्रॉपर तरीके से उसको स्टैम्प पे लगवाया है, चाहे वो एडेसिव हो चाहे वो इम्प्रेसिव हो। एडेसिव स्टैम्प कौन से होते हैं, इम्प्रेसिव स्टैम्प कौन से होते हैं, वो हमारे नेक्स्ट डेफिनेशन हैं, उनमें हम डिस्कस करेंगे। और जो रिक्वायरमेंट है, जितना मतलब आपकी रिक्वायरमेंट थी उससे आपने कम पे नहीं किया, ठीक, उतना पे किया, उससे ज़्यादा पे किया, उससे ज़्यादा तो कोई नहीं पे करता, लेकिन उतना पे किए और प्रॉपर तरीके से आपने उसको यूज़ किया है, उसको एग्जीक्यूट किया है एज रिक्वायर्ड बाय द लॉ, अकॉर्डिंग टू द लॉ, तो उसे हम कहते हैं ड्यूली स्टैम्प कहते हैं। अब जो डॉक्यूमेंट होता है वो सिंपल डॉक्यूमेंट ही रहता है जब तक वो ड्यूली स्टैम्प नहीं होता। जब ड्यूली स्टैम्प हो जाता है तो उसे हम इंस्ट्रूमेंट कहते हैं, और ड्यूली स्टैम्प होने से पहले वो क्या होता है? सिर्फ क्या रहता है? डॉक्यूमेंट ही रहता है। जब वो ड्यूली स्टैम्प हो जाता है तो वो क्या बन जाता है? इंस्ट्रूमेंट बन जाता है। ये डिफरेंस बिटवीन डॉक्यूमेंट एंड द इंस्ट्रूमेंट। अब जो मैंने आपको बताया कि इसके एडमिजिबिलिटी होगी या नहीं होगी, तो उसी बात को मैं यहाँ पे क्लियर करता चलूँ कि जो सेक्शन स्टैम्प एक्ट का है, सेक्शन गालबन 33 है, जो आपको बताता है कि इसकी एडमिजिबिलिटी के बारे में, कि ये एडमिजिबल होगा कि नहीं होगा। सेक्शन 35 बताता है आपको, सेक्शन 35, नॉट ड्यूली स्टैम्प्ड इंस्ट्रूमेंट्स आर नॉट एडमिजिबल एज एविडेंस। अब सबसे पहले आप बताएंगे कि डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं। अब इसके क्वेश्चन सिर्फ आपको ये क्वेश्चन आ जाए कि इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, उसमें डॉक्यूमेंट्स में डिफरेंस क्या होता है, तो आप उसमें बता सकते हैं कि ड्यूली जो स्टैम्प नहीं होते वो इंस्ट्रूमेंट्स नहीं होते, और जो ड्यूली स्टैम्प्ड होते हैं वो क्या होते हैं? इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। और जो ड्यूली स्टैम्प्ड होते हैं उनको हम एज ए एविडेंस इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा जो नॉट ड्यूली स्टैम्प्ड होते हैं उनको हम एविडेंस के तौर पे इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो ये एक सिंपल रूल है जो मैंने आपको बताया कि वो एडमिसिबल होगा कि नहीं होगा, तो वो आपको बताता है सेक्शन 35, ठीक है, कि वो एडमिसिबल नहीं होता डॉक्यूमेंट्स जो ड्यूली स्टैम्प्ड नहीं होते। जो डॉक्यूमेंट ड्यूली स्टैम्प्ड होते हैं, जब मतलब उसको दर्जा मिल जाएगा इंस्ट्रूमेंट का, तब वो क्या होता है? ड्यूली स्टैम्प्ड होता है, और उस वो एज एविडेंस मतलब आप उसको एडमिसिबल होता है, अदरवाइज इट इज़ नॉट एडमिसिबल एज एविडेंस। अब उसके आगे जो हमारी डेफिनेशन नंबर 10 है, जो नेक्स्ट डेफिनेशन है वो है कन्वीनियंस की। अब कन्वीनियंस का मतलब क्या होता है? ट्रांसफ़र करना, सब ट्रांसफ़र करना। एक चीज़ आपके पास ट्रांसफ़र हुई है, उसको मजीद आपने ट्रांसफ़र करना है किसी और तरफ। मॉर्गेज है, आपने सब मॉर्गेज करना है, ठीक है। रेंट है या लीज़ है तो आपने सब लीज़ करना है। तो मतलब ट्रांसफ़र के ऊपर ट्रांसफ़र, या किसी भी चीज़ को हम सिंपली ट्रांसफ़र करते हैं उसको क्या कहते हैं? हम कन्वीनियंस कहते हैं, कन्वीनियंस, ठीक है, क्या कहते हैं उसे? कन्वीनियंस। अब ये सेक्शन इसकी डेफिनेशन 10 है। डेफिनेशन 10 क्या कहती है कि प्रॉपर्टी मूवेबल और इमूवेबल, प्रॉपर्टी मूवेबल होगी या इमूवेबल होगी, उसको हम सेल करते हैं या उसको हम क्या करते हैं? ट्रांसफ़र करते हैं। ट्रांसफ़र कैसे करते हैं? चाहे वो मूवेबल चाहे इमूवेबल हो, बिटवीन ट्रांसफर्ड इंटरवाइवोज का जो मतलब यहाँ वर्ड इस्तेमाल हुआ है उसका मतलब क्या है? बिटवीन द लिविंग थिंग्स। ये एक ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में हमने जनरल प्रिंसिपल पढ़ा था कि जो भी चीज़ हम प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करेंगे वो हम जिंदा लोगों के बीच में ट्रांसफ़र करेंगे। जैसे हमने पढ़ा था कि एक जो दादा होता है वो कहता है कि मेरे ये 10th जनरेशन में जो बच्चा आएगा ये प्रॉपर्टी में उसको क्या कहते हैं?
गवर्न उसको मैं गिफ्ट कर रहा हूँ या उसको उसके नाम कर रहा हूँ, तो ये तो फिर नहीं हो सकता ना, मतलब क्योंकि वो फिर ऐसा ऐसा समझाता है कि वो जो बंदा फोर्थ हो गया है, वो जो बंदा डेड है, अब वो कब्र में से उस प्रॉपर्टी को गवर्न कर रहे हैं। तो उस रूल से बचने के लिए क्या कहा गया है कि जो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र होगी वो किसके बीच में होगी, बिटवीन द लिविंग पर्सन ट्रांसफ़र होगी। ठीक है, तो अगर किसी ने बंदे ने ट्रांसफ़र करनी भी है इस तरीके से अपने पोते को, अपने पड़पोते को, तो वो कैसे करेगा, वो क्या कहते हैं, ट्रस्टी अपॉइंट करता है। और वो ट्रस्टी भी सारे जब वो अपॉइंट करे, वो सारे जिंदा हों, सारे क्या हों, जिंदा हों, और उस टाइम वो दुनिया में आए हुए हों। ऐसा नहीं कि वो जब उसका बच्चा पैदा होगा तो वो ट्रस्टी बनेगा, ऐसा भी ना हो। तो ट्रस्टी वो बनाएगा जो उसके जो लोग जिंदा हैं, जो अभी इस दुनिया में मौजूद हैं। तो जब तक लास्ट ट्रस्टी होगा तब तक वो प्रॉपर्टी ट्रस्ट में रहेगी। अगर वो जिसके नाम पर उसने ट्रस्ट की हुआ है, वक्त किया हुआ है, अगर वो पैदा हो जाता है तो आखिरी ट्रस्टी से मतलब ट्रस्टी जिंदा है जब तक, तो वो उसको ट्रांसफ़र की जाएगी। अगर वो नहीं की जाती तो फिर प्रॉपर्टी हमने इसको हम रूल्स अगेंस्ट परपिक्यूटी भी कहते हैं, जो सेक्शन 14 है गालबन ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का, जो उसको आपको बताता है। अब ये खैर एक अलग टॉपिक है, लेकिन यहाँ पे क्या कहा गया है कि वो ट्रांसफ़र किसके बीच में होगी जी, किसके बीच में होनी चाहिए, इंटर वाइवर्स के बीच में होनी चाहिए। तो ट्रांसफ़र सेल के साथ डील करता है, तो इस वजह से जो ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है, तो उसके इस वजह से उसका वहाँ पर जिक्र हुआ है। अब यहाँ पे स्केड्यूल 1 का जिक्र हुआ है। अब कन्वेंस, अब जो नंबर 23 है, आप स्केड्यूल 1 देखेंगे, वहाँ पे नंबर 23 है, वो आप बताता है किसके बारे में, कन्वेंस के बारे में। नॉट बीइंग अ ट्रांसफ़र चार्ज और एग्जेम्प्टेड अंडर नंबर 62। अब नंबर 62 क्या है, वो ट्रांसफ़र बताते हैं आपको कि वो आप स्केड्यूल जब 1 देखेंगे उसमें आप नंबर 23 पढ़ेंगे तो आपको कन्वेंस के बारे में पता लगेगा कि उनके ऊपर ड्यूटी लगती है तो कैसे लगती है, और उसके अलावा जो नीचे आप ट्रांसफ़र होगी उसके ऊपर ड्यूटी लगी तो कैसे लगती है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है ट्रांसफ़र विद और विदाउट कंसिडरेशन। अब जो नंबर 62 है वो क्या है, ट्रांसफ़र विद और विदाउट कंसिडरेशन। जब ये सिंपल चीज़ें आप देखेंगे, कोई भी एग्रीकल्चर लैंड है तो उसके ऊपर आपको कितनी ड्यूटी पे करनी है, स्टैम्प ड्यूटी कितनी पे करनी है। अगर कोई और कमर्शियल वगैरह कोई और लैंड है तो उसके अपने ऊपर कितनी ड्यूटी पे करनी है। तो ये आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे ट्रांसफ़र करें ना चीज़ें, तो उस ट्रांसफ़र के दौरान हम ड्यूटी कितनी पे करनी है, तो उसे हम कहते हैं कन्वेंस कहते हैं। वो कन्वेंस उस ट्रांसफ़र को ही कहते हैं। तो ये हो गया कन्वेंस के बारे में डेफिनेशन 10। कन्वेंस किसके बारे में होती है, ट्रांसफ़र ऑफ द एनी प्रॉपर्टी। ट्रांसफ़र या उसको आप सब ट्रांसफ़र करते हैं, ट्रांसफ़र से ट्रांसफ़र करते हैं। ठीक है, आपने कोई चीज़ लीज पे ली हुई है, कोई प्रॉपर्टी लीज पे ली हुई है, आप दोबारा उसको क्या करते हैं, सब लीज कर देते हैं। तो ये ट्रांसफ़र के ऊपर ट्रांसफ़र, तो उसके ऊपर जो स्टैम्प ड्यूटी लगनी है उसको हम इस वजह से हम पढ़ें कि अगर उसके स्टैम्प ड्यूटी लगी तो वो कैसे लगेगी, उसको हमने कैसे एक्सरसाइज करना है, उसको हमने कैसे कैलकुलेट करना है, वो हम बताएगा। और वो प्रोवाइडेड है स्केड्यूल 1 में। तो आप देखते हैं जो विद कंसिडरेशन है, तो और एग्रीकल्चरल लैंड है उसके ऊपर कितनी स्टैम्प ड्यूटी है, और ये क्या है, ये ट्रांसफ़र है ना, ये सारे क्या है, ट्रांसफ़र है। इम्प्रेस्ड स्टैम्प, अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा नेक्स्ट डेफिनेशन है वो है इम्प्रेस्ड स्टैम्प। एक होता है इम्प्रेस्ड स्टैम्प, दूसरा होता है एडेसिव स्टैम्प, और तीसरा होता है ई स्टैम्प्स। अब इम्प्रेस्ड स्टैम्प वो होते हैं जो उसके ऊपर लगे हुए होते हैं, जो भी हम डॉक्यूमेंट्स देते हैं, लाइक आजकल जैसे एफिडेविट वगैरह बनवाते हैं कोई भी, तो उसके ऊपर एक बना होता है, स्टैम्प बना होता है, तो उसके क्या कहते हैं, इम्प्रेस्ड, जो मतलब ऑलरेडी उसी पेज के ऊपर मतलब चिपका वो जो स्टक्ड हो, उसे क्या कहते हैं, इम्प्रेस्ड स्टैम्प कहते हैं। ठीक है, मतलब जैसे हम डिग्री वगैरह लेते हैं, डिग्री वगैरह के ऊपर एक स्टैम्प लगा हुआ होता है ऑलरेडी, तो उसे हम कहते हैं इम्प्रेस्ड स्टैम्प कहते हैं। अब यहाँ पे क्या डेफिनेशन बताती है इसकी, जो यहाँ पे लेबल्स अफिक्स्ड एंड इम्प्रेस्ड बाय ऑफिसर, जो लेबल्स कोई भी फिक्स किए गए हैं, जो इम्प्रेस किए गए हैं, उसे हम कहते हैं इम्प्रेस्ड स्टैम्प कहते हैं। और दूसरे स्टैम्प्स इनग्रेव्ड ऑन स्टैम्प पेपर, जो चिपके हुए हैं, जो लगे हुए हैं स्टैम्प पेपर के ऊपर, हम इसे क्या कहते हैं, इम्प्रेस्ड स्टैम्प कहते हैं। अब ये जो आपको यहाँ पे सैंपल दिखाया जा रहा होगा, तो ये सैंपल भी आप उधर से देख सकते हैं, उसमें से आइडिया ले सकते हैं कि इम्प्रेस्ड स्टैम्प हम किसे कहते हैं और इसके ऊपर लिखना कैसे। अब ये सवाल होता है कि इसके ऊपर जो एडेसिव स्टैम्प्स होते हैं, जो सॉरी इम्प्रेसिव स्टैम्प होते हैं, इम्प्रेस्ड स्टैम्प होते हैं, उनके ऊपर आपने लिखना कैसे है। उनके ऊपर आपने इस तरीके से लिखना है कि जो उस स्टैम्प के ऊपर आपने कुछ नहीं लिखना, और जिस साइड पे आपका स्टैम्प लगा, फॉर सपोज ये साइड है तो इस साइड पे स्टैम्प लगा हुआ है, तो आपने उसी साइड पे लिखना है नीचे। ऐसा ना हो कि उसके अपोजिट साइड पे नहीं लिखना, उसी के सामने लिखना है और उसके ऊपर नहीं लिखना, ताकि वो क्लियर जो स्टैम्प है वो क्लियर क्या हो, शो हो और कोई क्लियर जाहिर हो। तो ये है इम्प्रेस स्टैम्प के बारे में। उसके बाद है एडेसिव स्टैम्प। एडेसिव स्टैम्प्स आर लेबल्स विच कैन बी कन्वीनियंटली स्टक ऑन द इंस्ट्रूमेंट्स, जिनको हम खुद, जैसे हम कोई टिकट्स वगैरह लगाते हैं, जब भी हम कोई पोस्ट करते हैं, पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस से कोई भी चीज़ पोस्ट करते हैं, तो उनके ऊपर हम कुछ टिकट्स वगैरह लगाते हैं, तो उनको आप क्या कह सकते हैं, एडेसिव स्टैम्प्स कहते हैं। जो मतलब जिनको हमने अलग से उन पेपर्स के ऊपर चिपकाना होता है, तो वो क्या बन जाते हैं, एडेसिव स्टैम्प बन जाते हैं। अब एडेसिव स्टैम्प के दो टाइप्स होते हैं।
एक होता है पोस्टल, जो हम पोस्ट ऑफिस की सर्विसेज होती हैं, उसकी ट्रांजेक्शन होती हैं, उनके ऊपर हम इस्तेमाल करते हैं। और दूसरा होता है नॉन पोस्टल। जो नॉन पोस्टल होती हैं वो किनके ऊपर इस्तेमाल होती हैं, नॉन पोस्टल किसके ऊपर इस्तेमाल होती हैं, लाइक कोर्ट फी स्टैम्प हो गया, रेवेन्यू स्टैम्प हो गया, फॉरेन बिल स्टैम्प हो गया, मुख्तलिफ सारे और जो स्टैम्प्स हैं उनके ऊपर हम क्या लगाते हैं, अदर देन पोस्टल सर्विसेज का जो स्टैम्प होता है उसे हम कहते हैं नॉन पोस्टल स्टैम्प कहते हैं। और वो कौन से टाइप्स, एडहेसिव स्टैम्प कौन सी टाइप्स हैं, 2 टाइप्स हैं। पहली टाइप है वो कौन सी है, पोस्टल स्टैम्प, और दूसरी टाइप कौन सी, नॉन पोस्टल। जो पोस्टल होती है तो वो सिर्फ पोस्ट के साथ रिलेटेड है, और जो नॉन पोस्टल होती है वो किससे रिलेटेड है, नॉन उसके साथ जो भी अदर देन द पोस्ट जो भी हम ट्रांजेक्शन करते हैं वो उनके साथ रिलेटेड है। सेक्शन 10, अब इसमें अगर आप क्या कहते हैं, इसको अगर आप बढ़ाना चाहें, अगर आपका आंसर में ये आ जाए कि एडहेसिव स्टैम्प को डिफाइन करें, और उसके साथ सेक्शन 10 और सेक्शन 11 आप उसके साथ डिफाइन कर सकते हैं। अब सेक्शन 10, अब ये जो मैंने आपको कहा था 3 क्वेश्चन हमारे पास, यूज़ ऑफ द एडहेसिव स्टैम्प एंड कैंसिलेशन ऑफ द एडहेसिव स्टैम्प। अब हम उनको कहाँ कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, एडहेसिव स्टैम्प को कहाँ कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, वो हमें सेक्शन 10 बताता है। सेक्शन 10 क्या बताता है, इंस्ट्रूमेंट्स जो चार्जेबल इंस्ट्रूमेंट्स हैं नॉट एक्सीडिंग 25 पैसाज। कोई भी चार्जेबल इंस्ट्रूमेंट्स जो 25 पैसे से ज़्यादा एक्सीड नहीं कर रहे, तो उनके ऊपर क्या लगेगा, इम्प्रेस्ड स्टैम्प लगेंगे, सॉरी एडहेसिव स्टैम्प लगेंगे। कौन से स्टैम्प लगेंगे, एडहेसिव स्टैम्प्स लगेंगे। एक्सेप्ट पार्ट्स ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, उन एक्सेप्ट आप साहब के ऊपर लगेगा जो एक्सीड कर रहे हैं, नॉट एक्सीडिंग 25 पैसाज, सिवाय बिल ऑफ एक्सचेंज, सिवाय पार्ट्स ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज पेएबल अदरवाइज देन ऑन डिमांड। जो अदरवाइज डिमांड के अलावा जो हम बिल ऑफ एक्सचेंज पे करते हैं तो उनके ऊपर एडहेसिव स्टैम्प लगता है, जो डिमांड के ऊपर पे करते हैं उनके ऊपर नहीं लगता। बिल ऑफ एक्सचेंज एंड प्रॉमिसरी नोट ड्रॉन आउटसाइड पाकिस्तान, उनके ऊपर भी एडहेसिव स्टैम्प लगेगा। बिल ऑफ एक्सचेंज या प्रॉमिसरी नोट जो बाहर पाकिस्तान से बाहर बनते हैं, तो वो बाहर ड्रॉ होते हैं, बाहर लिखे जाते हैं, तो वो भी क्या होते हैं, उनके ऊपर भी एडहेसिव स्टैम्प लगता है। उसके अलावा एंट्री फॉर पावर ऑफ अटॉर्नी टू द हाई कोर्ट, अब एंट्री पावर ऑफ अटॉर्नी की जो उसके ऊपर जो स्टैम्प लगती है वो भी कौन सी लगती है, एडहेसिव स्टैम्प लगती है। और नोटोरियल एक्ट्स, जो नोटरी पब्लिक होती है, नोटरी पब्लिक, जैसे कि आपकी जो पावर ऑफ अटॉर्नी है, अगर आप पाकिस्तान के अंदर हैं तो वो कौन अथेंटिकेट करता है, वो करता है नोटरी पब्लिक अथेंटिकेट करती है कि वाकई ये इसका पावर ऑफ अटॉर्नी ठीक है। अगर आप पावर ऑफ अटॉर्नी कहीं और किसी और मुल्क से, मतलब यहाँ पाकिस्तान में ट्रांसफ़र करवा रहे हैं, तो वो कौन करती है, आपकी एम्बेसी, उस मुल्क की एम्बेसी करती है, उसको सर्टिफाई करती है, अथेंटिकेट करती है। तो ये यहाँ पे क्या है, अगर जो नोटरी पब्लिक के एक्ट्स होते हैं वो भी एडहेसिव स्टैम्प्स के हामिल होते हैं, वो वहाँ उनके ऊपर भी एडहेसिव स्टैम्प लगता है। ट्रांसफ़र बाय एंडोर्समेंट ऑफ शेयर्स इन एनी इनकॉर्पोरेटेड कंपनी, अब एंडोर्समेंट ऑफ शेयर्स, ट्रांसफ़र बाय एंडोर्समेंट ऑफ शेयर्स, आप अगर कोई भी ट्रांसफ़र आप करते हैं किसी भी शेयर्स की किसी भी इनकॉर्पोरेटेड कंपनी में, तो वो कैसे होगा, वो भी उनके ऊपर क्या इस्तेमाल होगा, उनके ऊपर भी एडहेसिव स्टैम्प्स इस्तेमाल होंगे। सो दिस इज़ द यूज़ ऑफ द एडहेसिव स्टैम्प्स एज डिस्क्राइब्ड इन द सेक्शन 10 ऑफ द स्टैम्प एक्ट 1899। अब उनको वो जो स्टैम्प एक्ट है, सॉरी एडहेसिव स्टैम्प है, वो आपने यूज़ कर लिया, उसको आप कैंसिल कैसे कर सकते हैं, जो आप इसी क्वेश्चन का दूसरा पार्ट है, यूज़ ऑफ एडहेसिव स्टैम्प्स एंड इट्स कैंसिलेशन। अब जब वो एग्जीक्यूट हो जाता है तो इसका मतलब क्या है, वो कैंसिल हो गया। अब इसका पर्पज़ क्या है कि ये दोबारा इसको कैंसिल करने का पर्पज़ क्या है, ताकि वो दोबारा इस्तेमाल ना हो सके। जब एग्जीक्यूट हो गया तो क्या उसका मतलब क्या है कि वो ख़त्म हो गया, उसको क्या हो गया, कैंसिल हो गया। और एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन, या जब एग्जीक्यूट हो गया तब ख़त्म हो जाएगा, या कुछ की नेचर ऐसी होती है जो एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन क्या होते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है, तो जैसे हम क्या कहते हैं, हम दोबारा उनको यूज़ नहीं कर सकते। जैसे कि आप पोस्टल को जब भेजते हैं, तो अभी वो क्या कहते हैं, उसको जाके वो दूसरे बंदे के पोस्ट में पहुंची, लेकिन आपने वो स्टैम्प लगा दिए वहाँ पे, तो वो क्या है, एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन वो क्या हो गए, कैंसिल हो गए। बस उसके बाद वो आगे मज़ीद यूजेबल नहीं हो गए। कैंसिल करने का मकसद यही है कि ताकि वो आगे मज़ीद यूज़ ना हो सकें। जब वो कैंसिल नहीं हुए, कुछ अर्सा हो गया उनको वो कैंसिल नहीं हुए, तब भी आप उनको कैंसिल कर सकते हैं एग्जीक्यूशन के बाद। मैं कैंसिल इट इन राइटिंग, आपने उनको राइटिंग में कैंसिल करना है, मैं लिख के कैंसिल करना है, एंड आपने उसके ऊपर डेट वगैरह लिखनी है कि इसकी डेट वगैरह कौन सी कैंसिलेशन की। अब ये हो गया किसके बारे में, यूज़ ऑफ एडहेसिव स्टैम्प एंड कैंसिलेशन ऑफ द स्टैम्प्स। सेक्शन 10 एंड 11 ऑफ द स्टैम्प एक्ट 1899 आपको इस चीज़ के बारे में बताता है कि आपने यूज़ ऑफ एडहेसिव स्टैम्प्स कहाँ पे करना है और उसको वो कैंसिल कैसे करने हैं। अब उसके अलावा हम पढ़ते हैं लास्ट जो हमारा टॉपिक है आज का, वो है ई स्टैम्प। ई स्टैम्प क्या होता है, ई स्टैम्प आप जिसको इलेक्ट्रॉनिक स्टैम्प कह सकते हैं,
कि जो आप ऑनलाइन हासिल करते हैं कोई भी स्टैम्प, ठीक है, वरना जो ये स्टैम्प से एडेसिव स्टैम्प, इम्प्रेस स्टैम्प आप कहाँ से जाके ख़रीदते हैं, वहाँ से आप उनको क्या कहते हैं, उनके ऊपर स्टिक करते हैं, उनके ऊपर लगाते हैं। लेकिन जो इम्प्रेस स्टैम्प है वो सॉरी ई स्टैम्प्स हैं, वो आप ऑनलाइन उसका फॉर्म फिल करते हैं। अब ये प्रोसेस है जो पंजाब में आजकल एप्लीकेबल है, या पंजाब में जो प्रैक्टिस हो रहा है। सिंध में भी ये कहते हैं ई स्टैम्प से डेवलप हो चुका है, उसका भी इंट्रोड्यूस हो चुका है और वो वहाँ पे भी एप्लीकेबल है। तो अब आपने सबसे पहले क्या करना होता है, आपने ई स्टैम्प के लिए क्या सबसे पहले ई स्टैम्पिंग वेबसाइट पे आपने जाके वो चालान फिल करना होता है, अपना सॉरी फॉर्म जो होता है स्टैम्प का वो फिल करना होता है। जब आपने चालान फिल कर दिया तो आपका एक चालान जनरेट होता है। आपने वो चालान जनरेट करने के बाद आपने उस चालान को प्रिंट करना है और जिस बैंक में रिक्वायर्ड है आपने वहाँ पे जाके पे करना है। तो इट मीन्स आपका ई स्टैम्प हो गया, वो जो इंस्ट्रूमेंट है वो क्या हो गया, ई स्टैम्प हो गया। अब यहाँ पे जो बात आती है वो बात है कि अब ई स्टैम्प पे कैलकुलेशन कैसे होती है, कि इसके ऊपर कितनी ड्यूटी लगेगी, वो कैलकुलेशन कैसे होती है। तो जैसे हम डेटा एंट्री करते हैं वहाँ पे फॉर्म में, जब हम फॉर्म फिल कर देते हैं कि हम किस चीज़ के लिए हमें क्या चाहिए, स्टैम्प चाहिए, तो हम कहते हैं हाँ ये हमारी ज़मीन है, ये हमारी लैंड है, ये कहाँ पे है, ठीक है, ये कौन से रेजिडेंशियल एरिया में है, कमर्शियल एरिया में है। जैसे जैसे बंदा डेटा अपनी एंटर करता है तो उस हिसाब से क्या लगती है, उसके ऊपर ई स्टैम्प ड्यूटी लगती है। अब ई स्टैम्प ड्यूटी आपको आपके डेटा के बेसिस के ऊपर लगती है, ठीक है। जैसे जैसे आप डेटा एंटर करेंगे, लैंड है, लोकेशन है, उस वो रेजिडेंशियल एरिया की लैंड है, उसकी वहाँ की प्रॉपर्टी है, या कमर्शियल एरिया की प्रॉपर्टी है, तो वो उस हिसाब से मुख्तलिफ होती रहती है। तो ये इसके बारे में था, ई स्टैम्प के बारे में। सबसे पहले आज की वीडियो हमारी यहीं पे ख़त्म होती है। सबसे पहले हमने इसमें 3 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। सबसे पहले हमने डेफिनेशन डिस्कस की, बिल ऑफ एक्सचेंज की, दूसरी प्रॉमिसरी नोट की, इम्प्रेस स्टैम्प्स, एडेसिव स्टैम्प्स और उसके साथ ड्यूली ई स्टैम्प्स, ड्यूली स्टैम्प्ड, ठीक है, और उसके भी कन्वीनियंस की। अब ये सारी चीज़ें आपने यहाँ सुन के फिर दोबारा आपने रुजू करना है स्टैम्प एक्ट की तरफ। आप जब स्टैम्प एक्ट को खोल के देखेंगे तो इंशाल्लाह ये सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी, आपको सही तरीके से मज़ीद समझ आ जाएगा। उसके बाद जो हम इसको एज एविडेंस इस्तेमाल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, सेक्शन 35 ऑफ द स्टैम्प एक्ट 1899, और उसके अलावा हमने जो पढ़ा यूज़ ऑफ एडेसिव स्टैम्प्स सेक्शन 10 एंड सेक्शन 11 कैंसिलेशन ऑफ द एडेसिव स्टैम्प्स। तो ये सारी की सारी चीज़ें हमने यहाँ इस वीडियो में डिस्कस की हैं। उसके बाद आपके जो बाकी क्वेश्चंस हैं इंशाल्लाह उनको भी वेरी सून एड्रेस करके वीडियोज़ की भी अपलोड कर दी जाएगी। थैंक यू ऑल।